क्या आप यकीन करेंगे? सिर्फ व्यापार ट्रेड के बहाने आई एक छोटी सी विदेशी कंपनी ने हमारे इतने विशाल भारत पर कैसे कब्जा कर लिया। सोचिए, जो भारत में कभी सोने की चिड़िया कहलाता था और अपने ऐसी काल यानी कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेजों ने उसे कैसे लूटा और हमारे किसानों से लेकर राजाओं तक की जिंदगी कैसे बदल कर रख दी। नमस्कार छात्रों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज यह सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे हम, बल्कि क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 भारत में औपनिवेशिक काल के वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अभ्यास हल करेंगे जो आपने 2026 के एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो बिना एक भी सेकंड स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ये है आपका चैप्टर भारत में औपनिवेशिक काल, न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026-27 के अकॉर्डिंग है आपका। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में दिए होते हैं। उसके बाद हम होल चैप्टर में से भी क्वेश्चन करेंगे। आपने अगर अभी पेपर हाल ही में दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि पेपर अब क्वेश्चन आंसर जो लास्ट में आते हैं उसी पे आधारित नहीं आता है। आपके चैप्टर में से बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी कवर करने के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से बनाए हैं साथ में। अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। आप अच्छे से सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे और सही से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उपनिवेश क्या है, उपनिवेशवाद क्या है। इस अध्याय या अपनी जानकारी के आधार पर 3 विभिन्न परिभाषाएं दीजिए। ठीक है, तो उत्तर है, जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अधिकार करके वहां राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, अब इसके 3 अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं। तो पहली है इसमें, एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन करना उपनिवेशवाद है। दूसरा है, दूसरे देश से संस्थानों का शोषण करना, सॉरी, दूसरे देश के संसाधनों का शोषण करना उपनिवेशवाद है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गलत हो गया था। और सी है आपका, विदेशी सत्ता द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करना उपनिवेशवाद है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 अलग इसकी परिभाषा भी हो गई और इसका मेन उपनिवेशवाद का उत्तर है। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में हमने आंसर बनाया ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। प्रश्न नंबर 2 है आपका, उपनिवेशवादी शासक प्राय यह दावा करते हैं कि उनका उद्देश्य शासित लोगों को सभ्य बनाना था। इस अध्याय में प्राप्त प्रमाणों के आधार पर बताइए कि क्या भारत के संदर्भ में यह सत्य था, क्यों या क्यों नहीं। तो उत्तर इसका हो जाएगा बच्चों, नहीं, यह सत्य नहीं था। अंग्रेजों द्वारा मुख्य उद्देश्य भारत की संपत्ति लूटना और शासन करना था। उन्होंने उद्योग नष्ट किए, कर बढ़ाए और जनता का शोषण किया। ठीक है बच्चों, कर बढ़ाए मतलब टैक्स बढ़ा दिया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। जो प्रश्न नंबर 3 है बच्चों आपका, भारत को उपनिवेश बनाने की ब्रिटिश नीति पूर्ववर्ती यूरोपीय शक्तियों जैसे पुर्तगाली या फ्रांसीसी में से किस प्रकार भिन्न थी। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, ब्रिटिशों ने व्यापार से शुरुआत की और धीरे धीरे पूरे भारत पर शासन स्थापित किया। पुर्तगाली और फ्रांसीसी मुख्यतः व्यापारिक केंद्रों तक सीमित रहे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है आपका, भारतीयों ने अपने ही दमन का खर्च उठाया। रेलवे एवं टेलीग्राफ जैसे ब्रिटिश आधारभूत संरचना परियोजनाओं के संदर्भ में इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है, रेलवे और टेलीग्राफ का खर्च भारतीयों से कर वसूल कर लिया गया। अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए इन सुविधाओं का उपयोग किया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है आपका, फूट डालो और राज करो वाक्यांश का क्या अर्थ है। भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा इसको किस प्रकार प्रयोग में लाया गया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है बच्चों, इसका अर्थ है लोगों में आपसी झगड़ा करवाकर शासन करना। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम, राजा और जातियों में भेद पैदा किया और इस तरह से उन्होंने उनके अंदर फूट डाला और राज किया। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, भारतीय जीवन के किसी एक क्षेत्र को चुनिए, जैसे कृषि, शिक्षा, व्यापार या ग्रामीण जीवन। उपनिवेशवादी शासन ने उसे किस प्रकार प्रभावित किया। क्या आज भी उन परिवर्तनों से कुछ चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। अपने विचारों को एक लघु निबंध, कविता या चित्र के रूप में व्यक्त कीजिए। तो उत्तर है इसका बच्चों, कृषि पर प्रभाव, किसानों पर भारी कर लगाया गया, नकदी फसलें उगाने को मजबूर किया गया और जिससे गरीबी बढ़ी। ठीक है बच्चों,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृषि का हमने इसमें चूज़ किया था, लेकिन कृषि के ऊपर ही हमने इस पर बात की है। आप इसमें से जो आपको लगता है लिखा है ना, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा है किसी एक क्षेत्र को चुनिए, तो उसी हिसाब से इसका आंसर दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों आपका। कल्पना कीजिए कि आप 1857 में एक संवाददाता हैं। रानी लक्ष्मीबाई द्वारा झांसी में किए गए प्रतिरोध पर एक संक्षिप्त समाचार विवरण लिखिए। यह भी दर्शाइए कि यह विद्रोह किस प्रकार आरंभ हुआ, फैला और समाप्त हुआ। मुख्य घटनाओं एवं नेताओं को रेखांकित करते हुए एक समय रेखा या चित्रपट बनाइए। तो उत्तर है बच्चों इसका 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से युद्ध किया। उन्होंने अपनी सेना के साथ बहादुरी दिखाई और देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर है 8 आपका। कल्पना कीजिए यदि भारत में कभी भी यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश नहीं बना होता, तब यह किस प्रकार अपने पद पर विकसित हुआ होता। इस विषय पर लगभग 300 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर पर चलते हैं। यदि भारत कभी उपनिवेश नहीं बना होता, यदि भारत कभी यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश नहीं बना होता, तो वह अपने संसाधनों और ज्ञान के बल पर निरंतर प्रगति करता। भारत का व्यापार दुनिया के अनेक देशों में होता और यहाँ के वस्त्र, मसाले या हस्तकला विश्व भर में प्रसिद्ध रहते। देश में शिक्षा का बहुत विकास होता। नालंदा और तक्षशिला जैसी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए नए विद्यालय और विश्वविद्यालय बनते। विज्ञान, गणित, आयुर्वेद और कृषि के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ता। किसानों को उचित लाभ मिलता। गांव आत्मनिर्भर बनते। छोटे छोटे उद्योग बढ़ते जिससे लोगों को रोजगार मिलता। सड़क, जलमार्ग और परिवहन व्यवस्था देश की आवश्यकता के अनुसार विकसित होती। ठीक है, भारत में सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते। महिलाओं को शिक्षा और सम्मान मिलता। देश में जनता द्वारा चुनी गई सरकार बनती। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसका ये आंसर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न नंबर 9 है भूमिका, अभिनय, रोल प्ले एक ऐतिहासिक संवाद का मंचन कीजिए जिसे एक ब्रिटिश अधिकारी एवं एक भारतीय व्यक्तित्व जैसे दादा भाई नौरोजी के मध्य ब्रिटिश उपनिवेशवाद पर चर्चा हो रही हो। तो चलिए बच्चों इसके उत्तर पर चलते हैं। उत्तर इसका एक संक्षिप्त भूमिका, अभिनय। ब्रिटिश अधिकारी क्या पूछता है, देखिए ब्रिटिश अधिकारी, हमने भारत में रेल कानून व्यवस्था लाई, इससे विकास हुआ। दादा भाई नौरोजी ने क्या बोला, विकास नहीं बल्कि भारत की संपत्ति ब्रिटेन जा रही है, इसे मैं धन निष्कासन कहता हूँ। ब्रिटिश अधिकारी, यह तो सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। तो दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं, अब चलिए इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं ऊपर यहाँ से। यह तो सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, तो दादा भाई नौरोजी ने बोला, लेकिन इससे भारतीय जनता गरीब हो रही है, हमें स्वशासन चाहिए। तो ब्रिटिश अधिकारी अब क्या कहते हैं, आपके विचार काफ़ी अलग हैं दादा भाई नौरोजी, यह देश के हित की बात है। ठीक है, इस तरह से ये संवाद वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया प्रश्न नंबर 9 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है आपका, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो साथ में हम क्वेश्चन के आंसर करते जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 है औपनिवेशिक काल में अपने राज्य या क्षेत्र के किसी स्थानीय प्रतिरोध, आंदोलन, जनजातीय, कृषक या रियायती का अन्वेषण कीजिए। एक विवरण या पोस्टर तैयार कीजिए जिसमें निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित हों। तो पहला क्वेश्चन था, क्या इसका कोई विशिष्ट कारण था। तो उत्तर है हाँ, संथाल जनजाति पर अंग्रेजों, जमींदारों और महाजनों द्वारा अत्याचार किए जाते थे, उनसे अधिक कर वसूला जाता था और उनकी भूमि छीनी जाती थी। दूसरा प्रश्न इसमें, आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इस आंदोलन का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, उनकी मांगे क्या थी। तो उत्तर है संथाल लोग शोषण से मुक्ति, अपनी जमीन वापस और स्वतंत्र जीना चाहते थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया क्या थी। तो उत्तर है अंग्रेजों से सेना भेजकर विद्रोह को कठोरता से दबा दिया, अनेक लोग मारे गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज यह घटना किस प्रकार स्मरण की जाती है, जैसे स्थानीय उत्सवों, गीतों और स्मारकों के माध्यम से। तो उत्तर है आज संथाल विद्रोह को वीरता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। स्थानीय उत्सव, गीत, स्मारक और शहीद दिवस के माध्यम से इसे स्मरण किया जाता है। पोस्टर हेतु संक्षिप्त रूप आप यहाँ पोस्टर बना सकते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या आपको करना है, संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक चला, कारण क्या, अत्याचार, कर, जमीन छीनना, नेता क्या थे, कौन थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, मांगे क्या थी, स्वतंत्रता और अधिकार, प्रतिक्रिया क्या थी, अंग्रेजों ने दमन किया और स्मरण क्या है, गीत, स्मारक, उत्सव, शहीद दिवस। ठीक है बच्चों,
इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है प्रश्न नंबर 10 का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण के भी हर बुक में दिए जा रहे हैं, हर चैप्टर में, तो उसको भी करेंगे। साथ में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूरे चैप्टर में से पूछे जाते हैं, पेपर में पैटर्न चेंज कर दिया गया है, तो इनको किए बिना अगर पेपर में जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया था। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, उपनिवेशवाद क्या है? एक लाइन में, जब एक देश दूसरे देश पर अधिकार करके शासन करे उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, यूरोपीय शक्तियों को भारत की ओर आकर्षित करने वाले कारण क्या थे? तो चलिए इसके कारण पे चलते हैं। पहला, यूरोपीय शक्तियों को भारत की ओर आकर्षित करने वाले मुख्य कारण थे। पहला, व्यापारिक लाभ। भारत मसालों, काली मिर्च, दालचीनी, रेशम, कपास और अन्य वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था, जिनकी यूरोप में बहुत मांग थी। ठीक है। दूसरा है धन और समृद्धि। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए यूरोपीय देश यहाँ से अधिक धन कमाना चाहते थे। थर्ड है आपका नए व्यापार मार्गों की खोज। पुराने स्थल मार्ग, सिल्क रूट असुरक्षित और महंगे हो गए थे, इसलिए समुद्री मार्ग से सीधे भारत पहुंचना चाहते थे। ठीक है। चौथा है आपका औपनिवेशिक विस्तार। यूरोपीय शक्तियां अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती थी। और पांचवा है धर्म का प्रचार। कुछ देश ईसाई धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे। ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है आपका बच्चों, औपनिवेशिक काल से पूर्व तथा उसके दौरान भारत की आर्थिक एवं भू राजनीतिक स्थिति क्या थी? तो उत्तर हो जाएगा इसका, औपनिवेशिक काल ब्रिटिश शासन से पूर्व और उस दौरान भारत की स्थिति में भारी बदलाव आया। इसे दो भागों में समझा जा सकता है। ठीक है। तो पहला भाग है औपनिवेशिक काल से पहले। आर्थिक स्थिति वहाँ की, भारत बहुत समृद्ध था, सोने की चिड़िया, यहाँ से के हस्तशिल्प, कपड़े और मसाले दुनिया भर में बिकते थे। और इसमें दूसरा आपका हो जाएगा भू राजनीतिक स्थिति। देश में कोई एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बल्कि यह कई छोटी बड़ी रियासतों जैसे मराठा सिख में बटा हुआ था। ठीक है। तो ये हो गया था औपनिवेशिक काल से पहले। अब चलते हैं औपनिवेशिक काल के दौरान। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों के समय आर्थिक स्थिति, अंग्रेजों ने भारत के उद्योग खत्म कर दिए। भारत केवल कच्चे माल का सप्लायर बन गया और भारी टैक्स के कारण भयंकर गरीबी फैल गई। और भू राजनीतिक स्थिति क्या थी इसमें? भारत ने अपनी आज़ादी खो दी, पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम बन गया। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 है आपका, ब्रिटिश और औपनिवेशिक प्रभुत्व का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर है 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के अधिकांश भाग पर यादव वंश का आधिपत्य था, जिनकी राजधानी देवगिरी दौलताबाद थी। 14वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली की खिली सल्तनत ने यादव वंश को परास्त कर दिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो उत्तर है 1757 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6 है, मीर जाफर कौन था? तो उत्तर हो गया सिराजुद्दौला का सेनापति। प्रश्न नंबर 27, हड़प नीति किसने चलाई? तो उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने चलाई। ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपका, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो उत्तर है 1498 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, अंग्रेज भारत में पहले क्या बनकर आए थे? तो उत्तर है व्यापारी बनकर आए थे। प्रश्न नंबर 10 है, प्लासी का युद्ध का महत्व लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, इस युद्ध से अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हुआ, भारत में उनका शासन मजबूत हुआ। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है आपका, बक्सर का युद्ध का महत्व लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, इससे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार मिला। प्रश्न नंबर 12 है आपका, 1857 विद्रोह का महत्व लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था, इससे अंग्रेज डर गए। प्रश्न नंबर 13 है, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति समझाइए या बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, उन्होंने कर बढ़ाए, व्यापार पर कब्जा किया और धन विदेश भेजा। प्रश्न नंबर 14 है, शिक्षा पर अंग्रेजी शासन का क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर है अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई पर भारतीय शिक्षा कमज़ोर हो गई। उनका मकसद भी यही था कि भारतीय शिक्षा को ख़त्म करना और अपने अंग्रेजी शिक्षा को थोपना। प्रश्न नंबर 15 है आपका, उपनिवेशवाद के भारत पर प्रभाव लिखिए। तो उत्तर है, भारत की संपत्ति लूटी गई, उद्योग नष्ट हुए, गरीबी बढ़ी, सामाजिक विभाजन हुआ और जनता परेशान हुई। प्रश्न नंबर 16 आपका, अंग्रेज व्यापारी से शासक कैसे बने? तो उत्तर है, वे व्यापार करने आए, फिर युद्ध, संधि और चालाकी से शासन स्थापित किया। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है आपका, 1857 के विद्रोह के कारण लिखिए। तो उत्तर है कारतूस विवाद, हड़प नीति, करों का बोझ, धार्मिक हस्तक्षेप, असंतोष कारण थे इसके। ठीक है।
आप चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 है आपका, ब्रिटिश शासन में किसानों की दशा लिखिए। तो उत्तर है, किसानों से भारी लगान लिया गया, वे कर्जदार और गरीब हो गए। प्रश्न नंबर 19 है, ब्रिटिश शासन के सामाजिक प्रभाव लिखिए। तो उत्तर है, जातीय भेद बढ़ा, नई शिक्षा आई पर शोषण भी हुआ। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट, कोझिकोड पहुंचा था। ठीक है, कोझिकोड इंग्लिश में ये वर्ड है, वैसे तो हिंदी में है कालीकट। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है आपका, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो उत्तर है, वास्को डी गामा। प्रश्न नंबर 22, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है आपका, गोवा किसकी राजधानी बनी? तो पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी बनी। प्रश्न नंबर 24, कार्टेज क्या था? तो पुर्तगालियों का समुद्री अनुमति पत्र था ये, इसके बिना जहाज इधर उधर नहीं जा सकते थे। प्रश्न नंबर 25 से, बिना काटे जहाजों का क्या होता था? तो उन्हें जब्त कर लिया जाता था। प्रश्न नंबर 26, पुर्तगालियों ने किस व्यापार पर अधिकार किया? तो उत्तर हो जाएगा मसालों के व्यापार पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है, गोवा में इंक्विजिशन कब शुरू हुआ? तो उत्तर होगा 1560 ईस्वी में। अब सवाल ये होता है कि इंक्विजिशन होता क्या है, इंक्विजिशन क्या है? तो धर्म न्यायाधिकरण, जहाँ कठोर दंड दिए जाते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है आपको, पुर्तगालियों ने लोगों पर क्या अत्याचार किए? तो उत्तर है, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन और मंदिर नष्ट किए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है आपका, डच भारत कब है? तो उत्तर है, 17वीं शताब्दी के आरंभ में ही आ गए थे। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया, जिससे आप जाकर आप अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है जिस पर हम अलग अलग अपडेट जो भी आते हैं सीबीएसई की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर हम अपना पीडीएफ भी शेयर करते हैं, जो हम पीडीएफ यहाँ पे से पढ़ाते हैं या बताते हैं, या कोई एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं तो पीडीएफ यहाँ अपलोड कर देते हैं। और साथ के साथ कोई नया अपडेट आता है वो भी हम यहाँ देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये तीनों चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसमें एक ऑप्शन आता है हाइप का, आप उसको हाइप बटन भी दबा सकते हैं, जिससे हमें आपके हाई बटन दबाने से और कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।